ओम सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 18वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है सृष्टि की संरचना, और उसमें भी जो सृष्टि की संरचना होती है तो वो एक इकाई के रूप में होती है या वो कारण तत्व समुदाय के रूप में रहते हैं। ये प्रसंग है। सिद्धांत पक्ष है, यानी वैदिक पक्ष ये है, वेद का पक्ष ये है कि समुदाय के रूप में नहीं होता है, इकाई के रूप में होता है। प्रत्येक वस्तु एक एक इकाई के रूप में है, समुदाय के रूप में अवयवों का समुदाय स्वरूप नहीं है। ये वैदिक सिद्धांत है। इसी बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास अपने सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं, और जो जो अलग अलग वाद आ रहे हैं उनका खंडन कर रहे हैं। तो यहाँ अभी जो वाद चल रहा है वो क्षणिकवाद का। जब क्षणिकवाद को मानते हैं तो समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती। समुदाय तब बनता है जब वस्तुएं स्थिर हो। इस बात पर ध्यान दीजिए, वस्तुएं स्थिर हो, वैसे के वैसे बनी रहें, वस्तुएं जैसी है, तब एक के साथ दूसरा पदार्थ, यूँ कहिए एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु जुड़ती है, दूसरे के साथ तीसरी जुड़ती है, तीसरी के साथ चौथी, ऐसे आप सबको मिलाएंगे, सब वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे तो समुदाय बनेगा। समूह कहो समुदाय कहो एक ही बात है। तो ये जो समूह है, समुदाय है, ये क्षणिकवाद में नहीं बन पाएगा। ये प्रसंग है। तो आइए, प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है और उसका समाधान क्या किया जा रहा है 19वें सूत्र में। इतरेतर प्रत्ययत्वाद इति चेत न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। इतरेतर प्रत्ययत्वादि, इतरेतर प्रत्ययत्वाद, एक दूसरे का कारण बनने से। वो ये कहना चाहता है, ये जो अवयव है, मूल तत्व है, वो एक दूसरे का कारण बनते हैं। पहले वाला जो परमाणु है वो उत्पन्न होता है, और एक क्षण के बाद जब समाप्त होगा तो अगले वाले को उत्पन्न करते हुए समाप्त होता है। यूँ कहिए, अगले वाले को उत्पन्न कराकर समाप्त होता है, यही कहिएगा, अगले वाले को प्रेरित करके समाप्त होता है। तो ये एक दूसरे के कारण होने से, एक दूसरे के कारण होते हैं, समुदाय बन जाएगा। जो पहले वाला अगले वाले को उत्पन्न करेगा, अगले वाला और अगले वाले को उत्पन्न करेगा, तो समुदाय बन जाएगा। तो इतरेतरा, इतरेतर शब्द का प्रयोग होता है एक दूसरे के साथ। प्रत्ययत्वाद कारण होने से, एक दूसरे के कारण होने से समुदाय बनी जाएगा। इति चेत, ऐसा कोई कहे तो उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वाद, तब भी समुदाय नहीं बन पाएगा। क्यों? उत्पत्ति का वो निमित्त, कारण मात्र बनेगा, समुदाय का कारण नहीं बनेगा।
जो पहले वाला परमाणु दूसरे वाले को उत्पन्न कर रहा है तो वो उत्पन्न करने का ही तो कारण बनेगा, समुदाय का कारण नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? वो रहेगा तभी तो बनेगा ना। उत्पन्न करा करके समाप्त हो रहा है तो समुदाय कैसे लाओगे आप? ये कहना चाह रहे हैं। तो उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, केवल वो उत्पन्न करने का ही कारण बनेगा, समुदाय का कारण नहीं बन पाएगा। अन्यो अन्य कारणत्वात्, इतरेतर प्रत्ययात को खोला है भाष्यकार, अन्यो अन्य कारणत्वात् अर्थात एक दूसरे के कारण बनने से। इसी को खोल के स्पष्ट कर रहे हैं। पूर्व परमाणु स्कंधः व इतरस्य परमाणु स्कंदस्य व समुदाय वृत्तो कारणम भविष्यति। मूल तत्वों को दो प्रकार से मान रहे हैं ना, एक तो परमाणु के रूप में और एक स्कंद के रूप में। मतलब क्षणिकवाद में ही दो भेद है। एक परमाणु के रूप में परमाणुवाद को मानते हैं, जिसको भूत भौतिक शब्द से उन्होंने बोला है, और स्कंद शब्द से, जो पंच स्कंद शब्द से जो बोला है, पांच तत्वों को मानते हैं। तो पंच स्कंद को मान लो, या स्कंद को मूल परमाणु मान लो, या केवल परमाणु मान लो। तो इसलिए दोनों शब्दों को जोड़ते हुए ये व्याख्या कर रहे हैं, पूर्व परमाणु अथवा स्कंद, उत्तरस्य परमाणु अथवा स्कंद, इन दोनों के एक दूसरे का कारण बनने के कारण समुदाय वृत्तो, समुदाय को बनाने में, समुदाय वृत्तो, समुदाय को बनाने में पूर्व वाला परमाणु अगले वाले परमाणु का कारण बनता है या बन जाएगा, तो समुदाय बन जाएगी, बन जाएगा, वो ये कहना चाहता है। तो कहते हैं पूर्व परमाणु उत्तर परमाणु के साथ कारण बनने के कारण से समुदाय वृत्तो, समुदाय के बनाने में कोई आपत्ति नहीं आएगी। ऐसा यदि हम कहें तो क्या उत्तर होगा, वो आगे कहेंगे। सोपि स्व उत्तरस्य सोपि स्व उत्तरस्य इति क्रमेण चेद उच्चेता। तो सोपि, वह पहले वाला भी, स्व उत्तरस्य अपने से बाद वाले का कारण बन जाएगा, और बाद वाला भी अपने के आगे आने वाले का कारण बनेगा। इस प्रकार से क्रमेण, क्रम से ये सिलसिला चलती रहेगी, तब जाकर के समुदाय बन जाएगा। ऐसा चेद उच्चेता, यदि ऐसा कहे तो तर्री, उस स्थिति में हम कहते हैं न नैतत् सम्यक, ये उचित नहीं है। क्यों? पूर्व परमाणु स्कंदो वा उत्तरस्य परमाणु स्कंदस्य वा उत्पत्ति मात्र निमित्तम भवतु। वो केवल पूर्व वाला परमाणु उत्तर वाले को बनाने का, यानी उत्पन्न होने का ही कारण बनेगा, समुदाय का कारण नहीं बन सकता है। तो पूर्व परमाणु उत्तर वाले परमाणु का उत्पत्ति मात्र निमित्तम, उत्पन्न करने का ही निमित्त कारण बन सकता है, न तो तस्य उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वे अपरस्य उत्तरस्य उत्पादः तत्कालीनो नास्ति। हेतु क्या है? क्यों केवल उत्पत्ति का ही कारण क्यों बनेगा? इसलिए कहते हैं तस्य उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वे, वो जो पहले वाला परमाणु है अगले वाले को उत्पन्न करने का ही निमित्त कारण बनने में, परस्य उत्तरस्य उत्पादः, जो बाद में उत्पन्न होने वाला है, वो उत्पन्न होने वाला तत्कालीन नास्ति, उस काल वाला नहीं है वो परमाणु। बाद वाला जो परमाणु उत्पन्न होने जा रहा है, ये पूर्व वाले परमाणु के काल का नहीं है, दोनों का काल अलग अलग हो रहा है। इस बात को हमें समझना है। समुदाय क्यों बनेगा नहीं? समुदाय न बनने के पीछे ये सबसे बड़ा कारण है, दोनों का काल, समय सेम नहीं है, एक ही समय नहीं है। क्योंकि आपने जो मत माना है वो क्षणिकवाद को माना है, क्षण भर तक रहने वाला है। तो जो पहले वाला परमाणु है वो अगले वाले को उत्पन्न करेगा, अगले वाला अगले वाले को उत्पन्न करेगा, अगले वाला और अगले वाले को उत्पन्न करेगा। तो ये सब उत्पन्न करते जाएंगे क्रम से, तो समुदाय तो बन जा रहा है। ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है, प्रश्नकर्ता का। तो सिद्धांती का कथन है तो भी समुदाय नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा?
पहले वाला दूसरे वाले को उत्पन्न करेगा, यहाँ तक तो कारण बन जाएगा, उत्पन्न करके समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो क्षणिक है। तो बाद में उत्पन्न होने वाले का काल पहले वाले का काल समान नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। इसी बात को पंक्ति में देख लीजिएगा। न तो तस्य उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वे, उसका जो उत्पन्न करने का कारण मानने पर परस्य उत्तरस्य उत्पादा, जो आगे आने वाला उत्पाद है वो तत्कालीन नास्ति, वो तत्कालीन नहीं है, बाद में उत्पन्न होने वाला पूर्व वाले परमाणु के काल के बराबर वाला नहीं है। तस्मात्, इसलिए केवलस्य न समुदाय वृत्तिता संपद्यते, इसलिए केवल परमाणु का समुदाय तो नहीं बन सकता। अतः न अपेक्षणीय एष सिद्धांत, ये जो सिद्धांत माना जा रहा है क्षणिकवाद का, वो उपेक्षा करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो पहले सूत्रार्थ लिखिएगा, फिर पूछ लेता हूं मैं आपको क्या समझ में आया। एक दूसरे का कारण होने से, एक परमाणु दूसरे परमाणु का कारण होने से, इसका यह अभिप्राय है। एक दूसरे का कारण होने से, आप परमाणु को साथ जोड़कर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु का कारण होने से, एक परमाणु दूसरे परमाणु का कारण होने से, एक परमाणु दूसरे परमाणु का कारण होने से समुदाय की सिद्धि हो जाएगी। एक परमाणु दूसरे परमाणु का कारण होने से समुदाय की सिद्धि हो जाएगी। समुदाय की सिद्धि हो जाएगी यदि ऐसा कहे तो, नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्व परमाणु बाद वाले को उत्पन्न करने का ही कारण बनने से, पूर्व परमाणु बाद वाले को उत्पन्न करने का ही कारण होने से, पूर्व परमाणु बाद वाले परमाणु को उत्पन्न करने का ही कारण होने से, पूर्व परमाणु बाद वाले को उत्पन्न करने का ही कारण होने से समुदाय नहीं बन पाएगा। समुदाय नहीं बन पाएगा। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्व परमाणु बाद वाले को उत्पन्न करने का ही कारण होने से समुदाय नहीं बन पाएगा। हाँ जी, तो ये सूत्रार्थ पूरा हो गया है। अब एक वाक्य में मैं बता दूं कि क्षणिकवाद को दिमाग में रखना है। तो जो परमाणु अगले वाले को उत्पन्न करता है, अगले वाला अगले वाले को उत्पन्न करता है, फिर अगले वाला अगले वाले को उत्पन्न करता है, ये सिलसिला चल पड़ेगी तो समुदाय बन जाएगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आ रहे हैं तो समुदाय तो बन जाएगा। तो सिद्धांती कहता है समुदाय नहीं बन सकता। क्यों? आप क्षणिकवाद को मानते हो तो पहले वाला अगले वाले को उत्पन्न करेगा, उत्पन्न करके समाप्त हो जाएगा। फिर अगले वाला फिर अगले वाले को उत्पन्न करके फिर समाप्त हो जाएगा। तो एट ए टाइम एक ही तो रहेगा। वर्तमान में तो एक ही तो परमाणु रहेगा, पहले वाला तो समाप्त होगा,
पहले वाला समाप्त होगा तभी तो दूसरा आया, दूसरे वाला समाप्त होगा तो तीसरा आएगा, तीसरा समाप्त हो गए तो चौथा आएगा, क्योंकि आपने क्षणिक माना है। हर वस्तु क्षणिक रहती है, एक क्षण के लिए ही रहती है। तो अगले अगले उत्पन्न भले होते जाएंगे क्रम से, लेकिन पिछले पिछले तो समाप्त हो रहे हैं। तो आपका समुदाय कैसे बन पाएगा? समुदाय नहीं बन सकता। हाँ, आपने बोला है कि एक दूसरे का कारण बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, हम मना नहीं कर रहे एक दूसरे का कारण, क्योंकि पहले वाला अगले वाले को उत्पन्न कर रहा है, अगले वाला अगले वाले को उत्पन्न कर रहा है, तो एक दूसरे का तो कारण बन रहे हैं, पर समुदाय नहीं बन पाएगा। जब समुदाय नहीं बन पाएगा तो जगत की उत्पत्ति कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, अब आपको पकड़ में आ गए, किसी को नहीं आए तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसी बात को अगले सूत्र से और स्पष्ट करके समझाया जा रहा है। उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात्। सामान्य संस्कृत भी आ जाती है ना किसी को, तो ये समझ में आएगा। उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात्। उत्तर का मतलब बाद वाला, बाद वाले के उत्पन्न होने पर, पूर्व निरोधात्, पूर्व वाला समाप्त होने से। यानी बाद वाला उत्पन्न हुआ है, पूर्व वाला समाप्त हो गया है, तो एक ही तो रहा ना वर्तमान में। जो उत्पन्न हुआ है वो रहा है, उत्पन्न कराने वाला वो समाप्त हो गया। तो उत्तर उत्पादे, चा का मतलब और, बाद वाले के उत्पन्न होने पर, पूर्व निरोधात्, पूर्व वाले के समाप्त हो जाने से समुदाय नहीं बन पाएगा। उत्तरस्य उत्तरक्षणवर्तिनः परमाणु। उत्तरस्य का मतलब है उत्तर क्षण में आने वाला जो परमाणु है, उस परमाणु को या परमाणु का, या आप स्कंद शब्द से बोलो या स्कंद का, उत्पादे सति, उसके उत्पन्न होने पर, यानी बाद में आने वाले परमाणु के उत्पन्न हो जाने पर, पूर्वस्य पूर्व क्षणवर्तिना परमाणु स्कंदस्य वा। तो जो पूर्व क्षण में रहने वाला जो परमाणु है, उस परमाणु का निरोधो नाश भवति, उसका निरोध होता है, अर्थात उसका नाश होता है। तस्य क्षणिकत्वात्, क्यों नाश होता है? उसके क्षणिक होने से। तस्मात् समुदाय मात्रम एव जगत न अवयवी रूपम इति सिद्धांतः क्षणिकवादिनाम अयुक्तः। इसलिए तस्मात् समुदाय मात्रम एव जगत, ये जो जगत संसार है ये केवल समुदाय स्वरूप है, अवयवी रूप नहीं है, इकाई के रूप में नहीं है। ऐसा सिद्धांत जो मानता है क्षणिकवादी, उन क्षणिकवादियों का ये सिद्धांत अयुक्त है, अनुचित है, ऐसा नहीं हो सकता। कल शेखर जी पूछ रहे थे ना, समुदाय को मानने से क्या क्या हानियां होती है। एक हानि तो स्मृति का बता दिया है। अब समुदाय मानेंगे तो आप किसी वस्तु को पकड़ करके खींचोगे तो एक अवयव आएगा या पूरा आएगा? मोबाइल को कई बार टेबल पर बैठा है, टेबल वर्क कर रहा है व्यक्ति, मोबाइल में फ़ोन आया, लेकिन मोबाइल बहुत दूर है, उसके हाथ से भी थोड़ा सा दूर है, तो थोड़ा सा यूँ झुक करके आगे की ओर उस मोबाइल को खींचता अपनी ओर, ठीक है ना? तो एक अवयव आएगा खींचा चला, या पूरा ही मोबाइल आएगा? पूरा ही आएगा ना। समुदाय में ऐसा नहीं आता है। समुदाय जो झुंड होता है, एक को खींचो तो एक ही आएगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना? समुदाय में इकाई नहीं है ना, एक वस्तु नहीं है ना। वो समुदाय का मतलब है अनेक अवयवों का झुंड है। वो व्यवहार कैसे कर पाओगे? वैसे तो बहुत सारे दोष आते हैं, तो ये भी एक दोष मैंने आपको बीच में बोल दिया। तो सूत्र का अर्थ तो लिखने की आवश्यकता है तो लिख सकते, बाद वाले परमाणु के उत्पन्न हो जाने पर, बाद वाले परमाणु के उत्पन्न हो जाने पर
बाद वाले परमाणु के उत्पन्न होने पर पूर्व वाला परमाणु समाप्त होने से, बाद वाले परमाणु के उत्पन्न होने पर पूर्व वाला परमाणु समाप्त होने से समुदाय नहीं बन पाएगा। समुदाय नहीं बन पाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। 21वां सूत्र। असति प्रतिज्योपरोधो योगपद्यम अन्यथा। असति प्रतिज्योपरोधः योगपद्यम अन्यथा, ऐसे शब्द हैं। तो असति का अर्थ है ना होने पर। प्रसंग चल रहा है मूल तत्वों का, तो असति का मतलब है मूल परमाणु के ना होने पर। प्रतिज्ञा उपरोधा, प्रतिज्ञा का मतलब है आपका जो सिद्धांत है, आपकी जो प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा है कि क्षणिकवाद है, सब कुछ क्षणिक है। तो आपकी जो प्रतिज्ञा है उसका उपरोधा यानी वो खंडित होती है। आप प्रतिज्ञा खंडित होती है। असति परमाणु के ना होने पर प्रतिज्ञा खंडित होती है। योगपद्यम अन्यथा। अन्यथा, अन्यथा का मतलब है अलग प्रकार से स्वीकार करने पर। योगपद्यम, योगपद्यम का मतलब है दोनों की स्थिति, दोनों के विद्यमान मानने पर। अन्यथा आपका क्षणिकवाद नहीं रहेगा। मतलब पूर्व वाला भी परमाणु विराजमान है, बाद वाला भी परमाणु विराजमान है, दोनों विराजमान है, तो दोनों ही विद्यमान हैं, तभी तो समुदाय बनेगा। तो योगपद्यम का मतलब है दोनों को मानने पर, पूर्व वाले परमाणु को, बाद वाले परमाणु को, दोनों को मानने पर अन्यथा आपका सिद्धांत अन्यथा बन जाएगा, अर्थात आपका सिद्धांत खंडित हो जाएगा और प्रतिज्ञा भी खंडित हो जाएगी। ये बात कही जा रही है। तो भाष्य को पढ़िएगा तो आपको सूत्र और अच्छी तरह समझ में आएगा। असति पूर्व क्षणवर्तिनी परमाणु स्कंदेवा कारणात्मके प्रतिज्ञाया उपरोधो बाधनम भवेत्। असति, असति को खोला है पूर्व क्षणवर्तिनी परमाणु, पहले वाले परमाणु के, जो कि कारणात्मके, वो कारण रूप में, वो न रहने पर, पहले वाला जो परमाणु है जो कारण रूप में है उसके असति न रहने पर प्रतिज्ञाया उपरोधा अर्थात बाधनम भवेत्, प्रतिज्ञा जो है खंडित हो जाती है। क्यों खंडित होती है वो आपको पकड़ना है। यत् पूर्वम उत्तरस्य कारणम भवति, जो पूर्व वाला उत्तरस्य कारणम भवति, पूर्व वाला जो परमाणु है बाद में आने वाले का वो कारण होता है। इसलिए यत् कि पूर्वम उत्तरस्य कारणम भवति, पूर्व वाला बाद वाले का कारण होता है। जब कारण होता है तो उसको रहना चाहिए ना, समाप्त क्यों हो रहा है? समाप्त हो जाएगा तो समुदाय तो रहेगा नहीं, समाप्त हो गया। अन्यथा योगपद्यम ततो अन्यथा सति विद्यमाने। अब उससे विपरीत अर्थ अगर आप समझ लो, सति का मतलब है होने पर, तो अर्थात विद्यमाने। यदि पूर्व क्षणवर्तिना परमाणु स्कंदे वा उभयो पूर्वोत्तरयो पूर्वोत्तर क्षणवर्तिनो परमाणु स्कंदयोर्वा योगपद्यम प्रसज्येत। यदि पूर्व वाला परमाणु समाप्त नहीं होता, सति विद्यमाने, उसके रहने पर पूर्व क्षणवर्तिना परमाणु स्कंदेवा
पूर्व क्षण में रहने वाला जो परमाणु है उस परमाणु के रहने पर, उभयोः अर्थात पूर्वोत्तरयोः अर्थात पूर्वोत्तर क्षणवर्तिनो परमाणुओः, पहले वाला और बाद वाला परमाणु योगपद्यम प्रसज्येत, दोनों विद्यमान है ऐसा माना जाएगा। योगपद्यम का मतलब है युगपत, एक साथ दोनों का वर्तमान होना सिद्ध हो जाएगा। सच क्षणिकवादे दोषा, वो क्षणिकवाद में दोष आ जाएगा। दोनों विद्यमान होंगे तो क्षणिकवाद में दोष आएगा। क्या दोष आएगा? क्षणिकवाद खंडित हो जाएगा। तो क्षणिक वाला नहीं रहा ना, वो विद्यमान होने का मतलब ये है कि क्षणिकवाद समाप्त, ये बात है। ये तो ये क्षणिकवादो नावतिष्ठते, क्योंकि क्षणिकवाद तो बना नहीं रहेगा ना। फिर जब पूर्व वाला परमाणु बाद वाले परमाणु को उत्पन्न करता है और पूर्व वाला परमाणु वैसा का वैसा रहता है, तो फिर क्षणिकवाद कहाँ रहा? क्षणिकवाद खंडित हो जाएगा। तस्मात् क्षणिकवादे जगद उत्पत्ति असंभवात न स समीचीनः, इसलिए हम कहना चाहते हैं क्षणिकवाद को मानने पर जगत की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है, इसलिए वो सिद्धांत न समीचीनः, वो उचित सिद्धांत नहीं है। दोनों ही तरीके से बोल दिया है। अगर पहले वाला परमाणु नहीं रहता है तो भी प्रतिज्ञा खंडित हो रही है, और उसको रहेगा ऐसा मानोगे तो भी सिद्धांत समाप्त हो रहा है। इसलिए दोनों ही पक्षों में आपका वाद गलत है। पहले वाला परमाणु नहीं रहता है मानोगे तो समुदाय तो बन नहीं रहा है आपका। अब समुदाय को बनाने के चक्कर में पहले वाला परमाणु रहता है मानोगे तो क्षणिकवाद खंडित हो रहा है। पकड़ में आ गए जी? बहुत सरल है। सूत्र का अर्थ लिखिएगा। पूर्व वाला परमाणु न रहने पर, पूर्व वाला परमाणु न रहने पर या पूर्व क्षणवर्ती परमाणु न रहने पर, पूर्व वाला परमाणु न रहने पर प्रतिज्ञा का खंडन होता है। पूर्व वाले परमाणु के न रहने पर, पूर्व वाले परमाणु के न रहने पर प्रतिज्ञा का खंडन होता है। पूर्व वाले परमाणु के न रहने पर प्रतिज्ञा का खंडन होता है। पूर्व वाले परमाणु के न रहने पर प्रतिज्ञा का खंडन होता है। यदि पूर्व परमाणु विद्यमान रहता है, यदि पूर्व परमाणु विद्यमान रहता है यदि पूर्व परमाणु विद्यमान रहता है तो दोनों एक साथ विद्यमान होने की बात आती है। तो दोनों एक साथ विद्यमान होने की बात आती है। तो दोनों एक साथ विद्यमान होने की बात आती है, जिससे क्षणिकवाद खंडित होता है। जिससे क्षणिकवाद खंडित होता है। हाँ जी, ये भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। ये भी सरल है।
अब आगे बढ़ते हैं 22वां सूत्र। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति अविच्छेदात्। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति अविच्छेदात्। तो प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, एक शब्द है प्रतिसंख्या निरोध, निरोध शब्द दोनों के साथ जोड़ना है। प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, और अप्राप्ति का मतलब है सिद्धि नहीं होती है। प्रतिसंख्या और अप्रतिसंख्या निरोधों की सिद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अविच्छेदात्, विनाश ना होने से। तो अविच्छेद का मतलब है विच्छेद ना होने से, यानी विनाश ना होने से। प्रतिसंख्या निरोध क्या होता है और अप्रतिसंख्या निरोध क्या होता है, इसको हमें भाष्य में समझना है। पर इस सूत्र में इतना ही समझना है आपको, प्रतिसंख्या निरोध जी, प्रतिसंख्या निरोध। आप में से कौन है म्यूट रखिए। स्वामी जी आपकी आवाज 2 बार आ रही है। मेरे को समझ में आ रहा है, मैं उसको म्यूट करना चाह रहा हूं लेकिन वो नहीं रहा म्यूट। हाँ जी, देखिए प्रतिसंख्या निरोध एक शब्द है और अप्रतिसंख्या निरोध दूसरा शब्द है। क्षणिकवाद के मत को मानने वाले ये दोनों को स्वीकार करते हैं। एक को कहते हैं प्रतिसंख्या निरोध और एक को कहते हैं अप्रतिसंख्या निरोध। वो क्या होता है हम बाद में समझते हैं, पहले शब्दों को समझ लीजिएगा, केवल शब्द को शब्द के रूप में समझ लीजिएगा। प्रतिसंख्या निरोध एक होता है और एक उसका विरुद्ध अप्रतिसंख्या निरोध होता है। इन दोनों ही स्थितियों को स्वीकार करना, इन दोनों ही स्थितियों को स्वीकार करता है कौन? क्षणिकवादी। तो विच्छेद नहीं होगा, यानी विनाश ही नहीं होगा, तो ये क्षणिकवाद ही समाप्त रहेगा। तो विच्छेद का मतलब है समाप्त होना, नष्ट होना। तो क्षणिकवाद में तो विनाश होता है, नष्ट होता है। एक ओर से आप क्षणिकवाद को मानते हैं और दूसरी ओर प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध को मानते हैं। तो दोनों विरोधाभास के कारण आपका सिद्धांत अनुचित है, ये कहना चाहते हैं। भाष्य में आप समझेंगे कि प्रतिसंख्या निरोध क्या होता है और अप्रतिसंख्या निरोध क्या होता है। सूत्रार्थ में इतना ही समझना है, प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध दोनों की सिद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? विच्छेद ना होने से। बस ये सूत्र का अर्थ होगा। अब आइए भाष्य में। क्षणिकवादे यौ प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोधो स्वीक्रियेते। देखिएगा, क्षणिकवाद वाले क्या स्वीकार करते हैं? वो कहते हैं क्षणिकवादे, क्षणिकवाद में यौ, यह यौ दोनों, एक है प्रतिसंख्या निरोध और दूसरा है अप्रतिसंख्या निरोध। तो प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोधो, ये दोनों को स्वीक्रियेते, स्वीकार किए जाते हैं क्षणिकवाद में। तयोः प्राप्ति सिद्धिर्न भवति। तो उन दोनों वादों की, उन दोनों निरोधों की सिद्धि नहीं हो सकती है। क्षणिकवाद में ये दोनों ही बातों को माना जा रहा है, लेकिन इन दोनों बातों की सिद्धि नहीं होती है। जिनको आप मान रहे हो उन्हीं की सिद्धि नहीं होती है। ये यहां तक बोला है। अब आपको समझना है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रतिसंख्या निरोध का मतलब क्या होता है उसको समझा रहे हैं अब आगे। प्रतिसंख्यानम ज्ञान बलेन वस्तुना प्रत्याख्यानम। प्रतिसंख्या निरोध किसको कहते हैं उसको बताया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है। प्रतिसंख्यानम
प्रतिसंख्यान शब्द को समझा रहे हैं। प्रतिसंख्यान का मतलब है ज्ञान बलेना, ज्ञान के बल से वस्तुनः प्रत्याख्यानम, वस्तु का खंडन करना। मेरी ओर देखिए एक बार। एक तो हमारे सामने एक वस्तु है, उसको आप नष्ट कर दीजिएगा, ठीक है जी, नष्ट कर दीजिए, किसी भी साधन से नष्ट कर दीजिएगा, और वस्तु वैसी की वैसी है, लेकिन ज्ञान पूर्वक उसको नष्ट करना, केवल ज्ञान में, बुद्धि से। ज्ञान बलेन का मतलब है बुद्धि बल से ज्ञानात्मक रूप से उसको नष्ट करना है। ये बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? जैसे हम लोग इसी वेदांत दर्शन के आधार पर आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, एक प्रक्रिया आती है जिसको हम कहते हैं प्रलय अवस्था। ये जो प्रलय होता है ना, प्रलय, महाप्रलय। अभी शिविर में किसी ने एक प्रश्न कर दिया है कि जल प्रलय होता है तो हमारी क्या स्थिति होगी जी? डूब जाएंगे, मर जाएंगे, और क्या होगा? उसकी चिंता अभी से क्यों कर रहे हो? जब होगा, तब देखा जाएगा। अभी से क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो कि जल प्रलय होगा तो क्या हो जाएगा जी? हाँ, धरती डूब जाएगी तो क्या होगा जी? भूकंप आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? अरे भूकंप आ जाए तो मर जाएंगे, और क्या होगा? और क्या होगा? मतलब आपको ये सोचे नहीं, सभी तो नहीं मरते। पूरी धरती का भूकंप और बड़ा भूकंप, बचने का कोई चांस नहीं है। ब्लास्ट हो गया, धरती सारी ब्लास्ट हो गई, तो बचोगे क्या आप? नहीं बचोगे। जब होगी तब होगी, अभी से क्यों परेशान होना है? खैर, तो बुद्धि से किसी वस्तु को समाप्त करना, एक रियल में समाप्त होना, ये दोनों अलग अलग चीजें। आगे आप इसी वेदांत में एक प्रसंग आएगा, तब मैं उसको विस्तार से बताऊंगा। जहां प्रसंग आएगा, बुद्धिपूर्वक किसी वस्तु को जब समाप्त होता हुआ देखता है तो उसमें आकर्षण नहीं रहता है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहा हूं मैं। बुद्धिपूर्वक किसी भी वस्तु को अवयवों के रूप में उसके मूल कारणों में जब पहुंचाया जाता है तो उस वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं रहता है। और जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे, न्याय दर्शन में भी एक सूत्र आता है, बहुत महत्वपूर्ण है वो सूत्र, और आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी सूत्र है। कोई प्रश्न करे, इस संसार में आकर्षण क्यों होता है? इस दुनिया के अंदर अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं, तो दुनिया में हमारा आकर्षण क्यों बनता है? क्यों हम पहाड़ों को, नदियों को, किसी मनुष्य को या किसी भी वस्तु को देख करके आकर्षित क्यों होते हैं? तो आकर्षित होने के पीछे एकमात्र कारण है अवयवी, इकाई, एकत्व। एक वस्तु को अवयवी के रूप में, इकाई के रूप में जब हम देखते हैं तो आकर्षण अवश्यम भावी है, यानी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। जी, पकड़ में आ रहा है ना? सर्दी है ना, क्या करें? गोंद के लड्डू रखता हूं मैं आपके सामने, गोंद के लड्डू, ठीक है जी। माता मधु जी ने बढ़िया गोंद के लड्डू बना करके रख दिया है टेबल के ऊपर। हाँ जी, सभी लोग खड़े हो जाइए चारों ओर से टेबल के सामने। तो खड़े हो गए, आप सबको खड़ा कर दिए मैंने। और आप में से कोई एक हरियाणा के हों, पंजाब के हों, लंबे चौड़े, जिनके हाथ भी लंबे चौड़े हों, अभी अभी ताज़ा बना करके रखे हैं, अभी गर्म ही है एक प्रकार से, और वो आकर के सब लोगों को खाने की इच्छा हो रही है, और वो अपने दोनों हाथों को लेकर के उसको ऐसे ऐसे करके कर दिया उसका। अब वो इकाई नहीं रहेगी, चूरा चूरा हो गया, और हाथ भी शायद गंदे होंगे। फिर देखना आप, आकर्षण रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है? आकर्षण रहेगा ही नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया मोबाइल है एप्पल का भी, मान लो एप्पल 14,
अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ले आए हम चुरा करके, मान करके चलिएगा। और आपके सामने रखा है, ये देखो जी, सबसे पहला आपको दिखाया जा रहा है। बहुत बढ़िया आकर्षण उसमें लगेगा, और कोई उसके ऊपर ऐसा हथौड़ा मार दे, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, हथौड़ा मार दिया बस, केवल थोड़ा स्ट्रांग है ना, थोड़ा दब गया, ऐसे ऐसे अंदर गड्ढा जैसा बन गया। अब आकर्षण रहेगा? नहीं रह सकता। किसी भी वस्तु को इकाई के रूप में जब आप देखते हो, एकत्व के रूप में देखते हो, आकर्षण होता है। और उसी के टुकड़े कर दो तो कोई आकर्षण नहीं रहेगा। इसके लिए महर्षि गौतम ने एक सूत्र बनाया, तन निमित्तम तु अवयवी अभिमानः। सूत्र बोल रहा हूं मैं न्याय दर्शन का। तन निमित्तम तु अवयवी अभिमानः, तत् निमित्तम तन निमित्तम। इस आकर्षण का जो कारण है इकाई मानना है, उसको एक वस्तु के रूप में देखना ही इस आकर्षण का कारण है। उसको इकाई के रूप में नहीं देखोगे तो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। जब किसी भी मनुष्य, मान लो पति को लग रहा है मैं देखते ही मोह में डूब जाता हूं, तो उसके टुकड़े करके देखे बुद्धि से, उसकी चमड़ी को उखेर करके देखे, 2 टुकड़े कर दिए, चमड़ी अलग रख दें, फिर उस व्यक्ति को अलग रख के ऐसे बुद्धिपूर्वक, तो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। इकाई के रूप में किसी को भी आप देखोगे आकर्षण बनेगा, उसको टुकड़े टुकड़े के रूप में देखोगे तो विकर्षण रहेगा, मतलब आकर्षण समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ एक बात आ रही है, ज्ञान पूर्वक वस्तु को हम खंडित कर रहे हैं, यानी उसको विनाश की ओर ले जा रहे हैं। इसको कहते हैं प्रतिसंख्या निरोध। प्रतिसंख्या निरोध का मतलब है ज्ञान पूर्वक वस्तु को हम खंडित कर रहे हैं, केवल ज्ञान में, बुद्धि में। अब आइए, प्रतिसंख्यानम अर्थात ज्ञान बलेन वस्तुनः प्रत्याख्यानम। ज्ञान बल से, बौद्धिक बल से वस्तु को खंडित करना। भावात्मकस्य ज्ञान दृष्टिया अभाव अभिमति। भावात्मकस्य, जो वास्तव में सत्तात्मक वस्तु है, पर उस सत्तात्मक भावात्मक वस्तु को ज्ञान दृष्टिया, ज्ञान की दृष्टि से अभाव अभिमति, उसको अभाव के रूप में मान रहे हैं हम लोग, उसको खंडित कर लिया हमने ज्ञानात्मक रूप से। तस्य संपद्यमानो निरोधः, उसके माध्यम से संपन्न होने वाला ये जो निरोध है, ये जो अभाव है, उसको प्रतिसंख्या निरोधः, उसको प्रतिसंख्या निरोध कहते हैं। जो ज्ञान पूर्वक वस्तु को बुद्धि में ही समाप्त करते हैं उसको प्रतिसंख्या निरोध कहते हैं। ये पारिभाषिक शब्द है। मतलब इस प्रसंग में ये जो क्षणिकवाद को मानने वाले लोग हैं, उनके प्रसंग में प्रतिसंख्या निरोध का मतलब है किसी भी सत्तात्मक वस्तु को बुद्धिपूर्वक, बुद्धि में ही उसको विनाश को पहुंचा देना, यानी उसको विनाश कर देना, उसको समाप्त कर देना। इसका नाम है प्रतिसंख्या निरोध। अब इसका उल्टा कर दो, तद विपरीतः। तद विपरीतः अर्थात स्वाभाविको विनाशो अप्रतिसंख्या निरोधः। ये तो बुद्धि में विनाश किया हमने, और तद विपरीत का मतलब है उससे उल्टा कर दो, अर्थात स्वाभाविक विनाश, वास्तव में उस वस्तु का विनाश हो रहा है, इसको अप्रतिसंख्या निरोध कहते हैं। तो 2 बातें हमारे सामने आई है। प्रतिसंख्या निरोध का मतलब है केवल बुद्धि में समाप्त होना, और अप्रतिसंख्या निरोध का मतलब है यथार्थ में समाप्त होना। ये 2 बातें आई हमारे सामने। हाँ जी, यहाँ तक आप लोग पहुँच गए, यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं इसके आगे।
तादृशयोः निरोधयोः विनाशयोः अप्राप्ति असिद्धिर्भवति। तो क्षणिकवादी इन दोनों सिद्धांतों को मानते हैं, बुद्धि से विनाश को भी मानते हैं और स्वाभाविक रूप से विनाश को मानते हैं। तो कहते हैं तादृशयो निरोधयो विनाशयो अप्राप्ति, इन दोनों प्रकार के विनाशों की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्षणिकवाद में इन दोनों प्रकार के विनाश की सिद्धि नहीं बन पाएगी। कुतः? क्यों नहीं बन पाएगी? अविच्छेदात्, विच्छेद अभावात्, विच्छेदस्य अनुपन्नत्वात्, विनाश ही सिद्ध ना होने से। विनाश सिद्ध होता ही नहीं है उनके पक्ष में, ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। क्यों विच्छेद नहीं होगा जी? अब इसको समझ लीजिएगा। विच्छेद का मतलब विनाश नहीं सिद्ध हो सकता। उनके क्षणिकवाद में विनाश की सिद्धि ही नहीं हो सकती, अर्थात विनाश होता है ये बात उनके पक्ष में कभी सिद्ध नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? इस बात को समझ लीजिएगा। अब विच्छेद किसको कहते हैं वो समझाया जाएगा। विच्छेद किसको कहते हैं? विच्छेदो ही अवयविनो अवयव भावः। विच्छेद उसको कहते हैं जो अवयवी होता है, वो अवयवों के रूप में जब परिवर्तित होता है उसी को विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का मतलब है विनाश होना। तो विनाश किसको कहते हैं? जो एक इकाई, अवयवी का अर्थ है इकाई, एक वस्तु है, तो जो इकाई के रूप में, अवयवी के रूप में जो वस्तु है, जब वो अवयवों के रूप में बदल जाता है वही विच्छेद कहलाता है। उसी को विनाश कहते हैं, उसी को समाप्त होना कहते हैं। तो जब अवयवी अवयवों के रूप में बदल जाता है उसी का नाम विच्छेद है। तो क्षणिकवाद में किला निश्चित रूप से न अवयवी स्वीक्रियते। क्षणिकवाद में तो अवयवी को तो स्वीकार करते ही नहीं है, तो फिर विच्छेद कैसे सिद्ध हो पाएगा आपके सिद्धांत में? ये कहना चाहते हैं। तो क्षणिकवादे किला न अवयवी स्वीक्रियते, क्षणिकवाद में अवयवी को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उस क्षणिकवाद में विनाश तो हो ही नहीं सकता। क्षणिकवाद को मान रहे हैं, विनाश को मान रहे हैं, विनाश रूपी सिद्धांत को लेकर के आ रहे हैं और उनके मत में विनाश ही नहीं होता। ये आश्चर्य वाली बात है। अब यहीं तक हम रखते हैं, क्योंकि ये समझ में आएगा तो आगे भी समझ में आता जाएगा, बहुत सरल रहेगा। आप में से जिनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नहीं स्वामी जी, जब वो विच्छेद हो जाता है, एक सेल दूसरे सेल को पैदा करके मर जाता है, तो फिर समुदाय कैसे बना? वो तो उसका तो उत्तर दे दिया पहले, अभी दूसरी बात चल रही माता जी। वो तो 20-21वें सूत्र में दूसरी बात में हम जैसे कहते प्रतिसंख्या निरोध कहता है, तो ये नहीं मुझे समझ आया। प्रतिसंख्या निरोध क्या है? हाँ, ये पूछिएगा ना फिर आप। उस बात को इस बात के साथ जोड़ करके मत पूछना। फिर आप ये कहिए प्रतिसंख्या निरोध नहीं समझ में आया, तो मैं समझा देता हूँ। प्रतिसंख्या निरोध का मतलब होता है कि किसी वस्तु को बुद्धि में समाप्त करना, उसको प्रतिसंख्या निरोध कहते हैं। हाँ जी माता जी। बुद्धि मतलब संकल्प से समाप्त करना? हाँ, ज्ञान से समाप्त करना। मन में उसको मन के अंदर उसको ये मानते हैं कि ये नष्ट हो गया है। हाँ जी। अगर वो नष्ट ना हुई हो तो? माता जी ये तो कहा ही है ना, बाहर तो वैसी की वैसी वस्तु है, लेकिन हम बुद्धि से मान लेते कि ये नष्ट हो गया है। जी 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 जी। ठीक है ना, उससे लाभ होता है ना, हमको ऐसा मानने से लाभ होता है। लाभ होता है इसलिए हम ऐसा मान करके चलते हैं। अगर नष्ट नहीं हुआ मानेंगे तो फिर उसमें आकर्षण पैदा होगा।
आकर्षण पैदा होगा तो उसके अंदर हम चिपके रहेंगे, उसके साथ चिपके रहेंगे तो राग बनेगा, राग बनेगा तो मुक्ति नहीं होगी। अब मुक्ति को पाना है, राग को हटाना है और उस वस्तु को भी रखते हुए भी हमको जीवन यापन करना है, तो हम क्या करें? तो उसको बुद्धिपूर्वक अवयवों के रूप में बदल देना, उसको अवयवी को अवयव के रूप में बदल के रखना है मन मन में, ताकि उसका आकर्षण ना बना रहे। ये मैं अपना वैदिक सिद्धांत को ध्यान में रख करके बोला है। लेकिन क्षणिकवादी ये मानता है कि जो वस्तु विराजमान है लेकिन केवल बुद्धि से समाप्त करना है, उसको प्रतिसंख्या निरोध कहते हैं। हाँ जी, अब आगे बढ़ें। जी 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 जी, तो क्षणिकवाद में विनाश ही सिद्ध नहीं हो पाएगा। विद्यमान वस्तु समाप्त होता हो या बुद्धिपूर्वक समाप्त होता हो, समाप्ति ही नहीं हो पाएगा क्षणिकवाद में, ये कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि क्षणिकवाद में अवयवी को स्वीकार नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान पे रखना है अपने को। यदा बुद्धौ अवयविनम न उपगच्छेत तदा कस्य विनाश स्यात्। और उस पर और आक्षेप किया जा रहा है, जब बुद्धि में अवयवी ही नहीं आया है, उस स्थिति में किसका विनाश मान रहे हो आप? बुद्धि में, बुद्धि में भी बौद्धिक रूप से भी विनाश कर रहे हो आप किसी वस्तु का। तो जब आपकी बुद्धि में अवयवी आई नहीं है, इकाई वस्तु आई नहीं है, तो विनाश किसको कर रहे हो आप? क्योंकि विनाश उसी का होता है जो अवयवी होता है। अवयवों का तो विनाश होने का प्रश्न है ही नहीं है। जब आप सब कुछ समुदाय मात्र मान रहे हो तो आपके पक्ष में ये सारे दोष आएंगे कि यदि आप बुद्धिपूर्वक उसको विनाश मानते हो तो आपकी बुद्धि में अवयवी ही नहीं है, इकाई ही नहीं है, एक वस्तु ही नहीं है, तो विनाश किसको करोगे आप? बुद्धिपूर्वक भी नहीं कर सकते। यही कहना चाहते हैं, यदा बुद्धो अवयविनम न उपगच्छेत, बुद्धि में अवयव को प्राप्त ना करे, यानी बुद्धि में अवयवी को प्राप्त ना करे, अर्थात बुद्धि में अवयवी को ना देखे, तो तदा उस स्थिति में कस्य विनाश स्यात्, किसका विनाश करोगे आप बुद्धि में, जब अवयवी ही नहीं है आपके बुद्धि में? नहीं कस्यापि, किसी का भी नहीं कर पाओगे, नहीं कस्यापि, किसी का भी विनाश नहीं कर पाओगे। तो फिर ये विनाश हो गया कैसे मान सकते हो आप? यदा न अवयवित्वेन वस्तुसत्वं उपतिष्ठते, जब अवयवी के रूप में कोई भी वस्तु आपके सामने नहीं है तो कथम तस्य विनाश उपलभ्येता, फिर उसका विनाश कैसे आप सिद्ध करोगे? कैसे उसके विनाश को आप प्राप्त कर रहे हो? क्यों मान रहे हो कि इसका विनाश हो गया है? ये कहना चाहते हैं। अब एक व्याख्या पूरी हो गई। विच्छेद अविच्छेदात को समझा दिया कि आपके पक्ष में विच्छेद की सिद्धि नहीं होगी, अर्थात विनाश की सिद्धि ही नहीं हो सकती है। यद्वा, यद्वा का कह करके अथवा कहना चाहते हैं। यद्वा का मतलब है अथवा। अब इसी अविच्छेदात का अर्थ हम दूसरे ढंग से करते हैं। यद्वा अविच्छेदात, विच्छेद अभावात, विच्छेद अप्रसंगात, विच्छेद का ही अभाव हो जाएगा, अर्थात विच्छेद का ही प्रसंग नहीं आएगा। क्षणिकवादे, क्षणिकवाद में विच्छेद का प्रसंग ही नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? यदा सर्वेपि क्षणिका सन्ति तदा तेषां विच्छेद प्रसंग एव न भवति। जब सब कुछ क्षणिक है तो ये विच्छेद करने का प्रसंग कहां से आएगा? आपको विनाश करने का अवसर नहीं मिल रहा है। हाँ, मेरी बात को समझ लो। जब सब कुछ क्षणिक मानते हो, वो अपने आप समाप्त हो रहा है ना, तो आप विनाश करने का प्रसंग ही नहीं आपके जीवन में, तो बुद्धिपूर्वक उसको विनाश करने का सोच ही नहीं आएगा आपके मन में। ये बात पकड़ में आ रही जी? ये दूसरी व्याख्या कर रहे हैं विच्छेद अभावात को दूसरे ढंग से, ये और सरल है उससे भी।
वो कहते हैं भाई आप विनाश किसका कर रहे हो? विनाश का तो प्रसंग ही नहीं है यहां पर। क्यों नहीं है प्रसंग? आपका वाद क्या है, आपका मत क्या है? सब कुछ क्षणिक है। तो क्षणिक है तो अपने एक क्षण के बाद अपने आप समाप्त हो जाएगा वो। तो आपको विनाश करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। आप अपने बुद्धि में उसका विनाश करने का सोच कहां से ला रहे हो, जब कोई है ही नहीं वस्तु। कोई वस्तु होगी तभी तो विनाश करोगे। और एक बात, ये केवल बाहर की वस्तुओं को ही क्षणिक नहीं मानता है, याद रखना। हाँ, एक और अंदर की बात बताता हूं मैं आपको। अंदर की बात का मतलब है उस पूरे सिद्धांत का। वो आदमी को भी क्षणिक मानता है, अपने आप को भी क्षणिक मानता है। हाँ, सबको क्षणिक मानता है। क्षणिकवाद का मतलब है सब कुछ क्षणिक है, केवल बाह्य पदार्थ ही क्षणिक नहीं है, स्वयं को भी क्षणिक मानता है वो। तो भले आदमी सब कुछ क्षणिक है मान लिया आपकी बात को, तो जिस वस्तु को आप नाश करना चाह रहे हो बुद्धिपूर्वक, वो प्रसंग ही नहीं आएगा ना। विनाश का प्रसंग ही नहीं आ रहा है। क्यों? आपका मत है सब कुछ क्षणिक है। जब सब कुछ क्षणिक है तो किसका आप विच्छेद करोगे, किसका विनाश करोगे? वो तो है ही नहीं है विनाश करने के लिए। ये एक बात। दूसरी बात कही, ते तो क्षणांतरम नैव तिष्ठन्ति, वो तो एक क्षण के बाद तो रहते ही नहीं है। तो दूसरे क्षण में ही तो आप उसको विनाश करने की बात सोचोगे। पहले क्षण में तो आपके सामने वस्तु आई है और दूसरे क्षण में आप उसको समाप्त करने का सोच लाओगे। जब दूसरे क्षण में समाप्त करने का सोच लाओगे तो वस्तु है ही नहीं है, तो किसका नाश करोगे आप? ये कहना चाह रहे हैं। तर्हि केशाम विच्छेद स्यात्, फिर किसका विच्छेद करोगे, किसका नाश करोगे? ये दूसरी व्याख्या हो गई जी। किम वा, अब तीसरी व्याख्या कर रहे हैं। क्या धो रहे हैं ना वेदव्यास सामने वाले को? इसको कहते हैं धो डालना। किसी को समूल धो दे दो, ऐसा धो दो फिर वो सिर उठा ही नहीं सके। तो कर रहे हैं किम वा, मतलब सूत्र के ही भाव को भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं कि इस सूत्र का अभिप्राय देखिए किस तरह का हो सकता है। तो किम वा, अब तीसरी बात करते हैं, तीसरे ढंग से इसको समझाते हैं। विच्छेदो न भवति, विच्छेद नहीं हो सकता। न च भवितुमर्हति, वो ही नहीं सकता। तत्र क्षणिकवादे, उस क्षणिकवाद में सांतानिक उत्पादः चेत, सांतानिक उत्पाद अगर मानता है, सांतानिक का मतलब है संतान। संतान समझते हैं यहाँ पर? संतान का मतलब है, देखिए एक तत्व है, वो दूसरे को उत्पन्न कर रहा है, दूसरा तीसरे को उत्पन्न कर रहा है, तीसरा चौथे को उत्पन्न कर रहा है, चौथा पांचवें को उत्पन्न कर रहा है, पांचवा छठे को उत्पन्न कर रहा है। ये बस चलाते जाइए, सिलसिला चलती रहेगी, रुक नहीं सकती है। इस बात को भी समझ लेना, यहाँ कोई रुकावट नहीं है। प्रारंभ तो है, अंत नहीं है यहाँ पर। ये इनके अजीब सिद्धांत आपके सामने आ रहा है। तो कह रहे हैं ये जो क्षणिकवाद है इसमें संतानिका उत्पाद, ये सिलसिलावार उत्पाद होता है, इनका उत्पन्न होता है। अर्थात एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरे को चौथे को, ऐसे उत्पन्न करते जाएंगे और पहले वाले सब समाप्त है। ये भी समझ लेना। यदा संतानस्य अन्यो अन्य हेतु संतानस्य विच्छेद असंभव, कहते हैं जब संतानस्य, ये जो एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को उत्पन्न करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो अन्यो अन्य हेतु संतानस्य, एक दूसरे का जो कारण बन रहा है उसका विच्छेद असंभव, उसका विच्छेद का संभव ही नहीं हो पाएगा। क्यों विच्छेद का संभव नहीं हो पाएगा? क्योंकि अगले वाले को उत्पन्न कर दिया उसने, पिछले वाला तो रहा ही नहीं है, तो विच्छेद किसको करोगे? मतलब विच्छेद का मतलब विनाश। पहले वाले ने अगले वाले को उत्पन्न कर लिया, तो अगले वाला उत्पन्न होते ही पहले वाला तो समाप्त हो गया अपने आप। अब विच्छेद किसको करोगे, समाप्त किसको करोगे? फिर वो दूसरे वाला भी तीसरे वाले को उत्पन्न करके वो समाप्त हो गया। तो एट ए टाइम ऑन द स्पॉट एक ही वस्तु रहेगी। जिस क्षण में उस वस्तु को आप देख रहे हो वो एक ही रहेगी, पहले वाला तो रहा ही नहीं है और भविष्य वाला भी आया नहीं है।
ये समाप्त होगा तो अगले वाला आएगा। तो उस स्थिति में संतानवाद को मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे उत्पन्न होते ही जाएंगे। ऐसी स्थिति में भी ये उच्छेद का प्रसंग नहीं आएगा, विनाश का प्रसंग नहीं आएगा, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात से समझाना चाहते हैं। भावगोचर उत्पाद, जो भी दृष्टिगोचर में आ रहे हैं आपको, कोई भी उत्पाद, कोई भी वस्तु, भावगोचर का मतलब है सत्तात्मक जो भी वस्तु आपको गोचर में आ रहा है। गोचर का मतलब है दिखाई दे रहा है। तो भावगोचर उत्पाद, कोई भी उत्पाद वस्तु भावगोचर यानी आपकी दृष्टि में आ रही है, तो वो तदा नहीं भावानाम अनवयव लक्षणः विनाशः दृश्यते। भावों का अनवयव लक्षण अर्थात विनाश दिखाई दे सकता है। अवयव भावो विनाशो अथ अवयवी भाव उत्पाद। ये जो विनाश होता है ना, विनाश जिसको हम कहते हैं, इसका विनाश हो गया जी, ये समाप्त हो गए जी, ये नष्ट हो गया जी, जो भी आप शब्द बोले, विनाश कहो, नष्ट कहो, समाप्त कहो, कोई भी शब्द बोल सकते हैं। ये आखिर ये विनाश क्या होता है, समाप्त क्या होता है, नष्ट क्या होता है, इस नष्ट की, विनाश की परिभाषा दी जा रही है। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं अवयव भावो विनाशः। जो अवयव भाव है, जो मूल कारण होते हैं ना, जैसे आटा, अब आटे से आपको समझ में आएगा, आटा जो रूप है ना, आटा का जो स्वरूप है, आटा का भाव, आटा का स्वरूप तो समाप्त हो जाता है, और अवयवी भाव उत्पादा, रोटी स्वरूप आपके सामने आ जाता है। ये विनाश का मतलब, समाप्त का मतलब ये होता है, नष्ट का मतलब ये होता है। हमारे सामने 1 किलो आटा है जी, वो ये आटा का स्वरूप है, ये कारण रूप में है आटा। तो कहते हैं अवयव भाव विनाशा, ये जो आटा का जो स्वरूप है, आटा का जो स्वरूप है, इस आटा स्वरूप का विनाश हो गया। फिर आया क्या है, अवयवी भाव उत्पादा, और अवयवी है रोटी, तो रोटी रूपी अवयवी का उत्पाद, उत्पन्न होना वहां पर आ गया। यानी रोटी सामने आ गई और आटा समाप्त हो गया। इसी का नाम विनाश है, इसी का नाम समाप्त है। इसको समाप्त कहते हैं, विनाश कहते हैं, नष्ट कहते हैं। तो क्षणिकवादे न अवयवी स्वीक्रियते, क्षणिकवाद में तो अवयवी को तो स्वीकार नहीं किया जाता है, परंतु तत्र अवयवी अपहन्नोतुम न शक्यते। आप कितना ही स्वीकार मत करिएगा, फिर भी अवयवी को अपन्नोतुम न शक्यते, उसको हटाया नहीं जा सकता। अपन्नोतुम का मतलब है हटाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं हटाया जा सकता है जी? अवयवी को क्यों नहीं हटाया जा सकता है? अवयवी को हटा दोगे तो क्या समस्या आएगी, देखिएगा। यद अहम अद्राक्षम तद अहम स्पृशामि इति। तो कहते हैं यद अहम अद्राक्षम, अब मैं उसी गोंद के लड्डू के पास आ रहा हूं। गोंद के लड्डू को सामने रखिएगा। जिस गोंद के लड्डू को मैंने देखा, देखने वाला कौन है? मैं। जिस गोंद के लड्डू को मैंने देखा, अब उसी गोंद के लड्डू को स्पर्श कर रहा हूं, छू रहा हूं, छू करके देख रहा हूं कैसा है, कठोर है, कोमल है, मृदु है या कठोर है, तो उसको छूना है। तो जिसको मैंने देखा उसी को छू रहा हूं, ये बात नहीं आ पाएगी क्षणिकवाद में। तो ये कहना चाह रहे हैं यद अहम अद्राक्षम, जिसको मैंने देखा, तद अहम स्पृशामि, उसी को स्पर्श कर रहा हूं। इति प्रत्यभिज्ञा बलात्, ये जो प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा कहते स्मृति। प्रत्यभिज्ञा ये पारिभाषिक शब्द है। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ होता है स्मृति। ये जो हमें स्मृति हो रही है, तस्य अवयविनो विच्छेदो न भवति, तस्य अवयविनः विच्छेदो न भवति। उस अवयवी का विच्छेद ना होने पर यह प्रत्यभिज्ञा, ये स्मृति हमको हो रही है।
ये जो स्मृति होती है ना, जिसको मैंने देखा था, ये क्या बात है? ये स्मृति ही तो है। अब इस स्मृति के लिए मैं आपको दूसरी जगह ले जा रहा हूं कि जा रहे थे ऐसे बाजार में से, तो स्वीट हाउस दिखाई दिया आपको, और वहाँ चले गए आप स्वीट हाउस के सामने से, तो वहाँ आपके गोंद के लड्डू बन रहे हैं, और बनाते बनाते गरम गरम वहाँ रख रहे हैं, उसमें सजा रहे हैं, और उसको देखते हुए आपने चले गए। घर जाते ही वही गोंद का लड्डू आपके टेबल पर है, यानी डाइनिंग टेबल पर है। उसी स्वीट हाउस से आपकी माँ खरीद करके लेके गई जहाँ बन रहे थे। आपके जाने से, आपके देखने से 10-15 मिनट पहले वो भी वहाँ से गुजर गई आपकी माँ, और वो लेके गई आपको, आपके लिए लड्डू। तो अब वो देखा, जिसको मैंने देखा उसको छू रहा हूँ। इसमें लड्डू अलग अलग हैं, जिसको उसने देखा वो लड्डू अलग अलग हैं, लेकिन जो लेके गए वो अलग हैं। एक तो ये स्थिति है, और दूसरी बात वो ये, उसी स्थिति को आप मान लो, जिसको मैंने देखा था उसी को छू रहा हूं। पहले दिन आपको केवल नजर में दिखा दिया, आपको दृष्टि डाल, देखो जी ये गोंद के लड्डू लाए आपके लिए, लेकिन आज नहीं मिलेंगे। ये गोंद के लड्डू है जी, आपके लिए लाए हैं, लेकिन आज नहीं मिलेंगे, आपको दिखा दिया। अब अगले दिन आपको वो मिल रहा है, वो गोंद का लड्डू। तो कल जिसको मैंने देखा था, अब उसी को मैं हाथ में ले रहा हूं, उसी को स्पर्श कर रहा हूं। ये कब संभव है? जब अवयवी रहेगी तो ये संभव है, अवयवों के रूप में संभव नहीं है। एक बात। और दूसरी बात यह है कि जिसको आपने कल देखा था वो तो है ही नहीं है। आप तो क्षणिकवाद को मानते हो ना, आप तो क्षणिकवाद को मानते हो, तो 24 घंटे निकल गए, अगला क्षण तो दूर की बात है, यहाँ तो 24 घंटे निकल गए। तो जिसको आपने देखा था उसी को थोड़ा छू रहे हो आप, जिसको आपने देखा था वो भी समाप्त हो गया। हाँ, याद रखना, वो लड्डू भी समाप्त हो गया। हर वस्तु क्षणिक है जी। तो जिस लड्डू को आपने देखा था कल, वो समाप्त हो गया। अब जो लड्डू देख रहे हो वो तो नया है। ये तो ये हो गया। और आप भी तो समाप्त हो गए थे, जो देखने वाले आप कल देख रहे थे, आप वो कल वाले आप नहीं है, आज अलग आप हो, क्योंकि आप भी क्षणिक हो। तो जिसको मैंने कल देखा था उसी को आज छू रहा हूं, स्पर्श कर रहा हूं। ये स्मृति कैसे हो सकती है आपको? आप तो वो नहीं है। ये बात कही जा रही है। तस्मात्, इसीलिए क्षणिकवादे जगद उत्पाद विनाश असंभवाद अनपेक्षणीय क्षणिकवादः। इस क्षणिकवाद को मान लेने से जगत की उत्पत्ति और विनाश संभव ही नहीं हो पाएगा। न जगत बन पाएगा, न विनाश हो पाएगा। ये बात कही जा रही है। अच्छा, समय बहुत हो गया, मैं तो समय देख नहीं पाया। 7:08 हो रहा है, मैं तो इसके अंदर घुस गया था, तो टाइम नहीं देख पाया। चलिए, कोई बात नहीं, सूत्र को तो पूरा हमने कर लिया है। और जब समय निकल ही गया तो 2 मिनट और सही सूत्र को, सूत्रार्थ को समझ लीजिएगा। सूत्रार्थ तो बहुत सरल हो गया। प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध की सिद्धि नहीं होती है। प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध की सिद्धि नहीं होती है। प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध की सिद्धि नहीं होती है। क्षणिकवाद में विनाश का प्रसंग न आने से, क्षणिकवाद में विनाश का प्रसंग न आने से, इसको उल्टा कर लो, पहले इसको रख। क्षणिकवाद में विनाश का प्रसंग न आने से प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध की सिद्धि नहीं होती है।
क्षणिकवाद में विनाश का प्रसंग ही नहीं आता है। क्षणिकवाद में विनाश का प्रसंग ही नहीं आता है, इसलिए प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध की सिद्धि नहीं होती है। ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। चलिएगा, इसको और कल आप विचार कर लीजिएगा, बहुत सरल है। ओम शांति शांति शांति।